नेपाल क्रिकेट टीम का स्कॉटलैंड वाला जो टूर था वो यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड नेपाल को अगर आप पॉइंट्स टेबल पे अभी देखोगे, खास करके T20 पॉइंट्स टेबल पे, तो नेपाल जो है वो सेकंड नंबर पे बैठी है क्योंकि लास्ट मैच नेपाल स्कॉटलैंड से हार गई। एंड आप कह सकते हो वहां पे जो है बहुत ज्यादा बुरा लगा क्योंकि वो मैच नेपाल चेस कर सकती थी। खैर उसके ऊपर थोड़ा बाद में आते हैं, लेकिन उनसे पहले हम ये बात करेंगे कि क्या ये जो सीरीज नेपाल के लिए गई है अभी रिसेंट में, जहाँ पे नेपाल ने जो है 4 CWC लीग 2 के मैचेस खेले, 4 यहाँ पे अपने T20 मैचेस खेले। आप कह सकते हो क्या ये जो मैचेस खेले, क्या ये सीरीज नेपाल के लिए सक्सेसफुल रहा? और अगर सक्सेसफुल रहा तो कितना रहा? बाकी देखो, सबसे पहले पॉइंट्स टेबल को लेके बता दूं तो नेपाल यहाँ पे 4 पॉइंट के साथ में सेकंड नंबर पे है, स्कॉटलैंड 4 पॉइंट के साथ में पहले नंबर पे है और नीदरलैंड 4 पॉइंट के साथ में जो है तीसरे नंबर पे है। अगर आप देखोगे तो तीनों टीम के पास में ही 4 पॉइंट है, लेकिन वो जो फर्क आया है वो नेट रन रेट में आया है। स्कॉटलैंड का नेट रन रेट ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसको जो है यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे जो है भाई लोग यहाँ पे रखा गया है। वरना पॉइंट्स अगर आप देखोगे T20 में तो सबका सेम ही है। तो अगर आप मेरे हिसाब से पूछो तो मैं कहूंगा भाई ये जो T20 वाली सीरीज हुई है, मिला जुला के कह सकते हो ठीक ठाक ही रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं CWC लीग 2 वाले सीरीज पे भी आता हूँ, लेकिन पहले T20 वाली सीरीज पे बात कर रहे थे क्योंकि लास्ट मैच हम हारे। कहीं ना कहीं नेपाल के फैंस उससे गुस्सा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। देखो भाई लोग, सबसे पहले तो ये जो स्कॉटलैंड नीदरलैंड के अगेंस्ट हमने जो T20 सीरीज खेली है ना, इस सीरीज में अगर आप देखो तो नेपाल ऐसा नहीं है कि अपनी पूरी की पूरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 के साथ में खेली है। मतलब अगर आप देखो तो नेपाल के पास मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम प्लेयर, उनके जो पावरफुल प्लेयर थे, वो इस सीरीज में नहीं खेल रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप सोमपाल कामी का नाम ले सकते हो, यहाँ पे आप गुलशन झा का नाम ले सकते हो, यहाँ पे नंदन यादव का नाम ले सकते हो, और कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे प्लेयर नेपाल की तरफ से जो खेल सकते थे, उन्होंने इस सीरीज में नहीं खेला। बावजूद इसके नेपाल ने जो है यहाँ पे दो मैचेस जो है वो जीते। एंड अगर आप मेरे से पूछो तो मैं कहूंगा कि नेपाल अभी जो है वो एक्सपेरिमेंट फेज में थी, क्योंकि आपको पता होगा 2025 में वर्ल्ड कप क्वालिफायर होना है। वहां के लिए भाई प्लेयर यहाँ पे जो है आपको सिलेक्शन करनी है, जिसके लिए आपको जो नए प्लेयर है उनको यहाँ पे चांसेस देना था। तो आपने देखा होगा इस सीरीज में भाई किरण थागुना को चांसेस दिया गया, और रुपेश सिंह को चांसेस दिया गया, बशीर अहमद खेले हैं, उसके अलावा लोकेश बाम को चांसेस दिया गया। तो ये जो एक सीरीज थी ना T20 सीरीज, यहाँ पे नेपाल पहली बात तो अपनी पूरी की पूरी पावरफुल 11 के साथ में खेली नहीं है, जो उनके पूरे पावरफुल प्लेयर थे 11 के 11, उसके साथ में उन्होंने खेला नहीं। यहाँ पे बहुत सारे नए प्लेयर को चांस दिया गया, एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखो इस पर्सपेक्टिव से, तो मैं कहूंगा नेपाल के लिए ये जो सीरीज थी T20 की, ये सक्सेसफुल रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार एक तो आप जाके स्कॉटलैंड वाले कंडीशन पे खेलते हो, क्योंकि वहां का कंडीशन देखो तो भाई टफ कंडीशन होता है। पहला मैच अगर आपने देखा होगा 2 मैच T20 का, तो नेपाल को जो है स्पिन ट्रैक दिया गया था। अगर आपको थोड़ी भी यहाँ पे जो है जानकारी होगी, तो स्किन स्पिन ट्रैक पे जो है नेपाल ने खेला था, और बाकी के जो 2 मैचेस है वो कह सकते हो यहाँ पे थोड़ी बहुत बैटिंग फ्रेंडली पिचेस जो है वो थी। हाँ, आखिरी मैचेस को लेके आप कह सकते हो बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो गई, बैटिंग कोलैप्स हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई नेपाल के प्लेयर्स कमजोर है या फिर वो जीत नहीं सकते। हमने स्कॉटलैंड को ऑलरेडी हराया है, इसका जो हमने यहाँ पे प्रमाण दे दिया था जब 97 पे स्कॉटलैंड को रोका था नेपाल की टीम ने। तो ये मैचेस होता है, सामने वाली टीम भी जो है खेलने आती है, वो कोई बच्ची टीम नहीं होती है, तो ऐसा होते रहता है। बाकी लास्ट मैच में अगर आप मेरे से पूछो तो बहुत सारी चीजों की कमी थी। अब बैटिंग कोलैप्स हुई है, मैं मानता हूँ। थोड़े बहुत किसी बैट्समैन ने रन बना दिया होता तो नेपाल ये टारगेट चेस कर जाती 193 का। लेकिन वही बात है कि एक बार बैटिंग कोलैप्स हो गई एंड एंड में जाके जो लोअर ऑर्डर वाले बैट्समैन है उनके ऊपर प्रेशर आ गया। एंड रुपेश सिंह ने भाई बहुत ज्यादा अच्छा खेला लास्ट मैच में, 43 रन में या सबसे 44 रन जो है उन्होंने बनाया था, ठीक है, 22 बॉलों में। तो उनका जो है बेस्ट कह सकते हो बैटिंग रहा आखिरी मैच में, जो कि दिल जीतने वाली बैटिंग थी। वहीं दीपेंद्र सिंह एरी का परफॉर्मेंस इस पूरे सीरीज में उतना कुछ खास था नहीं। अगर आप बैटिंग के पर्सपेक्टिव से देखो तो दीपेंद्र सिंह एरी उतना ज्यादा इंप्रेस जो है वो नहीं कर पाए। लेकिन ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछो इस T20 सीरीज के बारे में, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि पहला मैच आप जो है यहाँ पे सुपर ओवर खेलते हो नेदरलैंड जैसी टीम के साथ में, दूसरा मैच जो है आप यहाँ पे जीतते हो, तीसरा मैच जो है आप यहाँ पे जीतते हो, और चौथा मैच जो है आप यहाँ पे हार जाते हो। तो 2 जीत 2 हार के साथ में नेपाल जो है 4 पॉइंट्स लेके T20 सीरीज में थी। बाकी अगर आप मेरे से पूछो CWC लीग 2 को लेके, तो मैं तो कहूंगा CWC लीग 2 भाई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था नेपाल के लिए, क्योंकि इस सीरीज से पहले ODI फॉर्मेट में किसी भी फैंस को भरोसा ही नहीं था नेपाल के ऊपर कि नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो जीत भी सकती है। लेकिन हमने नेदरलैंड को हराया 2 मैचेस, उसके अलावा अगर आप देखो स्कॉटलैंड को जो है यहाँ पे हमने हराया था 1 मैच हम हार गए थे, लेकिन 1 मैच जो है हमने हराया था, वो भी मैच जो हारे थे हमने
ओडीआई फॉर्मेट में वो सिर्फ और सिर्फ 2 रन से हारे थे। तो बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी काम करना है, सक्सेसफुल रहा सीरीज़, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और करने हैं। एंड ऐसा नहीं है कि भाई आपको सिर्फ इसी सीरीज़ में दिखा एक्सपेरिमेंट, आने वाला जितना यहाँ पे टी20आई सीरीज़ है, उनमें भी आपको बहुत सारे नए-नए चेहरे जो है टी20आई में दिखेंगे, क्योंकि कैप्टन कोच ने यहाँ पे ये कहा है कि हमें जो है नए प्लेयर को चांसेस देके देखना है कि भाई प्लेयर कहाँ जो है स्टैंड करता है टी20आई फॉर्मेट में। क्या ओवरसीज़ कंडीशन पे वो रन बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो रही थी। एंड मेरे हिसाब से मतलब मोटा-मोटा अगर आप देखो तो ठीक-ठाक नेपाल के लिए जो स्कॉटलैंड वाला टूर था, वो था। हाँ, आखिरी मैच जीतना चाहिए था वो मैं अभी भी कहूँगा, लेकिन हर बार सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में नहीं जाती है। क्योंकि पहले मैच में भी आपने जो 3-3 सुपर ओवर खेले थे, वहाँ भी आप जीत सकते थे। तो ये छोटी-मोटी चीज़ है, गलतियाँ हुई है, इन पे काम करना पड़ेगा। जो प्लेयर अभी फ़ॉर्म में नहीं है, जैसे बहुत सारे प्लेयर अभी फ़ॉर्म में नहीं है। आसिफ शेख की बात करो, उनका फ़ॉर्म डाउन चल रहा था। अनिल शाह की बात करो, उनका फ़ॉर्म डाउन चल रहा था। अगर आप बात करो यहाँ पे दीपेंद्र सिंह की, उनकी अभी फ़ॉर्म जो है वो नहीं चल रही है। तो ओवरऑल कह सकते हो बड़े-बड़े प्लेयर्स अभी आउट ऑफ फ़ॉर्म है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे बैट्समैन या फिर वो रन नहीं बना सकते। भाई वो लोग बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और आने वाले सीरीज़ में जब मैटर करेगा, तब वो लोग जो है आपको रन बनाते हुए दिखेंगे। बाकी ये नॉर्मल सीरीज़ थी टी20 की एक बायलैटरल सीरीज़ जो है, आप इसको समझ सकते हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई इंडिया जैसी टीम जो है ना, वो भी ज़िम्बाब्वे के साथ में जाके हारती है एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। तो भाई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्रिकेट में और आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हर मैचेस भाई टीमें नहीं जीत सकती है। गलतियाँ होती है, उस पे काम जो है वो किया जाएगा। बाकी एक और चीज़ मैं बताऊँ, कल नेपाल जो है अपने प्राइम फास्ट बॉलर के साथ में खेल भी नहीं रहा था। अगर आप देखो तो करण केसी थे ही नहीं कल के मैच में, रिजन दकाल थे। उसके अलावा अगर आप देखो तो रुपेश सिंह था, 2 ही फास्ट बॉलर था, जो कि मेरे हिसाब से वहाँ पे एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत और थी। तो यही चीज़ें होती है एक्सपेरिमेंट्स में, कभी चीज़ें आपके फ़ेवर में जाती है, कभी नहीं जाती है। बाकी इसको लेके मैं कहूँगा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट सीरीज़ जो है उसके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। एंड इसमें इतना तो पता चल गया कि भाई कौन से प्लेयर जो है वो नेपाल क्रिकेट टीम के लिए स्टैंड करेगा आने वाले टाइम के लिए। बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट में बताना। मैं जेन्युइनली जो है वो जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन।